हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस रिवीजन सेशन के लिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा यूनिक सा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों सिक्योरिटी एनालिसिस। यस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। बच्चा, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। जैसा कि हमने अभी तक की वीडियोस में करा है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को एकदम खलास करेंगे। ऑलराइट सर, चलिए बेटा, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम यहां पर सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी एनालिसिस। भाई, आखिरकार हम ये करने जो जा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिक्योरिटी एनालिसिस? तो देखो दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा मानना है, जब भी कोई चीज में दिक्कत हो, कुछ भी समझने में इशू आए, तो भैया आप अपने वर्ड्स को बेटा ब्रेक कर लो। जस्ट ब्रेक द वर्ड्स। जैसे कि यहां पर आपके पास दो वर्ड्स आ गए, एक सिक्योरिटी हो गया बेटा, एक एनालिसिस। अब अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी आपका ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं? we can call them as our financial instruments। ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेटा, हम उनको नॉर्मली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो सर, सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है, आइदर दे विल बी रिलेटेड टू योर डेट सिक्योरिटीज या फिर दे विल बी रिलेटेड टू योर इक्विटी सिक्योरिटीज। जितनी भी प्रकार के आप कर लो बेटा, ये आपके पास सारा का सारा क्लासिफिकेशन बनता है। तो यानी कि सबसे पहले हमने सिक्योरिटी का मतलब समझा कि व्हाट इज द ब्रेकअप और द डिफरेंस ऑफ द सिक्योरिटी, एंड द सेकेंड वर्ड इज देन एनालिसिस। अब इसका मतलब सर बेटा, एनालिसिस का मतलब हो गया जिसको हम बोलते हैं डिटेल्ड इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन। मतलब हम दोस्तों यहां पर बहुत डिटेल में चीजों को स्टडी करते हैं और उनके बेसिस पर अपने रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। तो पहले दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो द एंटायर टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस विल बी डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, क्या क्या होती हैं और उनको बेटा कैसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं, सो दैट एज अ कंपनी एंड एज अ इन्वेस्टर दोनों तरफ से बेटा डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी सारी स्टॉक मार्केट की बातें भी आती हैं, कुछ अलग अलग चीजें आएंगी जो हम आपके साथ यहां पर पढ़ेंगे। पहले बात समझ में आ गई? चलो, ये बात तो क्लियर हो गई सर। दोस्तों, मैं आपको जब से रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन। और हर वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली है, वंस आई कवर दिस, वंस यू कवर इट फ्रॉम दिस सेशन, उसके बाद आप अपने स्टडी मॉड्यूल के बेटा जितने क्वेश्चन है उतने कर सकते हैं। जैसे ही आप वो कंप्लीट कर लेंगे, आपकी तैयारी बेटा एक अच्छे लेवल तक होगी। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम न्यू कोर्स का पेपर आएगा, तो बच्चा हमें भी नहीं पता अभी तो भैया कैसे सिनेरियोज आने वाले हैं। तो हमारे पास जो पास्ट एस्टिमेशन है, जितना पास्ट में हमने देखा है उसके बेस पर वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस लेवल। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, फिर देरी किस बात की है। अब आपको एक ब्रीफ तो समझ आई गया सिक्योरिटी एनालिसिस में करने क्या जा रहे हैं। अब हम एक एक करके बेटा इसके अंदर सभी के सभी आइटम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे भाई साहब इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे कैसे मैटर होते हैं, क्या क्या मुद्दे होते हैं, उन सब पर अब हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। गॉट इट? चलिए, तो दोस्तों हियर वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। चलो जी, सबसे पहले बेटा हमारे पास आ गए हमारे कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमने बोला बेटा, सबसे पहले आएगा वर्ड हमारा सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या? तो अभी आपको बताया बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिससे कि मार्केट से पैसा रेस करा जा सकता है। दीज में बी आइदर डेट सिक्योरिटीज और इक्विटी सिक्योरिटीज, या तो बेटा डेट की फॉर्म होगी या इक्विटी। अब ये जो सिक्योरिटीज है, जैसा मैंने बोला था, ऑलरेडी डिफाइंड है। कहां डिफाइंड है सर? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956। तो यहां पर बेटा हमारे पास सिक्योरिटीज का मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है।
जिसमें बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। उसमें 5-6 पॉइंट्स है जो आपके पास आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती है एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर आ जाते हैं, राइट इश्यूज और ये वो सब आ जाते हैं। तो ये सब के सब हमारे कवर्ड होते हैं अंडर द वर्ड कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो पहले तो ये समझ में आ गया। अब दोस्तों एक मेन मुद्दा आता है, हम ये सिक्योरिटी एनालिसिस करते क्यों हैं, व्हाई वी डू। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको इसका बेसिक्स बताया तो आई टोल्ड यू सिक्योरिटी एनालिसिस से बेटा अल्टीमेटली हम एक इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हमें कौन सी सिक्योरिटी से पैसा रेज करना चाहिए वो हमें समझ में आता है। और अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें यह समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के में पैसा लगाएं या ना लगाएं। अब देखो पैसा लगाएं या ना लगाएं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम टेक्निकली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो हम अब सबसे पहले कुछ शब्दों का मतलब समझते हैं कि मार्केट में जब पैसा लगाने की बात आती है, यहां पर हम प्राइमरीली बेटा पैसा लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिसीजन मेकिंग देखने वाले हैं। जब हम पैसा रेस की बात करते हैं वो हमने आपके साथ ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया। अब यहां पर सारी बातें बेटा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से होंगी कि भैया पैसा लगाएं या ना लगाएं। अब पहले तो जब हम पैसा लगाने की बात करते हैं तो जो हमारा इन्वेस्टर है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है बेटा, वो किस किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ वर्ड्स के मतलब समझने पड़ेंगे। सर क्या? मैंने कहा देखो, एक वर्ड सबसे पहले बेटा जो मैंने बोला दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आखिरकार जब एक पर्सन बेटा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मतलब क्या, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इन्वेस्टमेंट। तो भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब एक सिंपल सा हो गया, एक इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन बेटा पैसा लगाता है इन सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज टू जनरेट अल्टीमेटली द रिटर्न। भाई आप कभी भी कोई भी पैसा लगाते हो, आप किसी कंपनी में डिबेंचर्स लेते हो, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर लेते हो, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट रिटर्न, ताकि अपन उससे क्या कमा सके, प्रॉपर एक रिटर्न कमा सके। तो यही हमारा पर्पस होता है सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट का। तो हमारे पास अब सबसे पहला वर्ड हमें समझना है बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इट मींस पुटिंग मनी इन सम एसेट्स आफ्टर थॉरो एनालिसिस विद एन एम टू जनरेट रिटर्न। भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, सर आप ना एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करोगे। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी कर दिया, यू हैव टू गो थ्रू अ डिटेल्ड एनालिसिस फर्स्ट। अब जो रिटर्न होगा वो इनकम भी हो सकता है या कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। भाई या तो आपको जो पैसा है वो आपको डिविडेंड इंटरेस्ट की फॉर्म में मिलेगा, या आपको बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, जहां पर जब आप सेल करोगे आपको पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा एज कंपेयर टू आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। अब एक इन्वेस्टमेंट के प्राइमरीली बेटा तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें हमेशा देखने चाहिए व्हाइल डूइंग द इन्वेस्टमेंट। अब ये कौन कौन से होते हैं बेटा तीन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई ऐसा तो नहीं आपका पैसा ही डूब जाए, कहीं आप किसी गलत चक्कर में फंस जाए, है ना। जैसे आपने सुना था ना 21 दिन पैसा डबल बाबू भैया, तो 21 दिन पैसा डबल वाली स्कीमों से नहीं जाना। यहां पर ज्यादा चांसेस है बेटा 21 दिन पैसा डबल तो छोड़ो, आपका ओरिजिनल पैसा डूब जाता है ना। आपने देखा था वो मूवी में, भाई 21 दिन पैसा डबल के चक्कर में सारा का सारा पैसा लुट गया। तो बेटा ये क्या होता है, सबसे पहले सिक्योरिटी आपको चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ओरिजिनल सम ऑफ द मनी ही डूब जाए अल्टीमेटली, है ना। तो ये भैया आपको सबसे पहले चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है बेटा लिक्विडिटी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है भैया जब मेरे को उसके बदले कैश चाहिए तो मिल जाए। ऐसा ना हो कि भैया मेरे को पैसा ही ना मिले। मैंने मान लो किसी एक्स पर्सन को लोन दिया, अब लोन तो दे दिया, उसने बोला था भाई मैं ना तेरे को जल्दी लौटा दूंगा, टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं हुआ। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं दोस्त, दोस्त है चल कोई बात नहीं, दोस्ती में चलता है। अब मान लो 2 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं गया भाई मेरे पैसे दे दे यार, तूने कहा था थोड़े दिन में दे दूंगा। अब वो 2 महीने हो चुके हैं, अब मुझे भी जरूरत है। वो कहेगा सॉरी यार मेरे पास अभी तो है नहीं, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बताओ, अपनी तो लिक्विडिटी बेटा खत्म हो गई। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि जब हमें पैसे की जरूरत है हम उसको सेल ऑफ करके
या उसको डिस्पोज करके अपना बेटा पैसा वापस कर सके, या सिंपल भाषा में बेटा इजीली सेलेबल होना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी बेटा मार्केट में सेलेबल ही नहीं है, या आपने कोई ऐसी कंपनी का शेयर ले लिया जो मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो बेटा इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हर पर्सन को पता नहीं कब उसके इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करना पड़ जाए, कब उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए। सो दिस हैज टू बी सीन विद अल्टीमेट वेरी डिफरेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है बेटा यील्ड और रिटर्न। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, यील्ड और रिटर्न? तो यील्ड और रिटर्न का मतलब है अल्टीमेटली बेटा देखो पैसा कमाना है, ये तो बेटा फिक्स है भाई, बिना कमाई के कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा ही क्यों? सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट द रिटर्न। भाई इसके बिना तो आपके पास काम होगा ही नहीं ना, यू हैव टू जनरेट द रिटर्न और गेट द यील्ड। तो भैया ये तो हमारा एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। तो बेटा तीन ऑब्जेक्टिव, सेफ्टी होनी चाहिए, लिक्विडिटी मतलब मनी की टर्म्स में कन्वर्टिबल होना चाहिए, और रिटर्न तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये तीन फीचर होते हैं। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेटा हमारे दिमाग में इवन सरकार आजकल क्या बोलती है, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स की ऐड आती है, स्टॉक मार्केट की। समय लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बढ़ जाता है। यानी कि जनरली हम ये मानते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। इट इज जनरली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है। तो पहला वर्ड अब आपको समझ में आया होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया सोची समझी एकदम डिटेल्ड तसल्ली वाली लॉन्ग टर्म प्लान, जिससे कि आप अल्टीमेटली रिटर्न कमाना चाहते हो। ये आपका इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हो गया सिंपल भाषा में। राइट। अब दोस्तों दो वर्ड्स और हमारे पास आते हैं जो उसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है बेटा स्पेकुलेशन और एक गैम्बलिंग। अब ये दोनों क्या होते हैं? तो आइए दोस्तों पहले हम बात करेंगे आपके साथ हमारे वर्ड स्पेकुलेशन की। अब स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? बेटा स्पेकुलेशन कभी भी सोचा समझा नहीं होता। ये क्या होता है, मार्केट ट्रेंड्स पर, रूमर्स पर, ये सब पर चलता है। जैसे मान लो आपके पास आपके दोस्त ने कहा यार ये वाली कंपनी का शेयर खरीद ले भाई, ये ना पक्का बढ़ने वाला है। आप कहोगे यार पक्का देख ले, घाटा तो नहीं कर रहा है? अरे भाई पक्का कसम से बढ़ने वाला है। अब आपने उसकी रूमर सुनी, उसकी बात सुनी और अपना एनालिसिस नहीं करा। इन्वेस्टमेंट में क्या था, आपने थॉरो एनालिसिस करा था। यहां पर आप बिना एनालिसिस करे आप बस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पैसा लगा देते हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है या जो पैसा लगाते हैं बेटा, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन रूमर्स इन द मार्केट होता है, मार्केट में क्या चल रहा है ना। अब बताइए, यहां पर आपने अपने लिए तो कुछ सोचा नहीं, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। तो बताइए इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो कहना ही सही, इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भाई अगर बात सच हो गई, रूमर सच हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हायर प्रॉफिट हो जाएगा, वरना बेटा क्या हो जाएगा, लोअर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो होते हैं जनरली बेटा कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म में। भाई वो बोलते हैं 8 पैसा लगा ले भाई, 10 दिन में इसका शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है भाई, पक्का बता रहा हूं पक्का। अब ये जैसी बातें हो गई बेटा, ये क्या होते हैं, जनरली शॉर्ट टर्म की होती है। रूमर्स हमेशा शॉर्ट टर्म में चलेंगे आपके। तो यही होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन। आइए एक बार देख लेते हैं। तो इट इज एन एक्ट ऑफ जनरेटिंग हायर प्रॉफिट बेस्ड ऑन रूमर्स इन द मार्केट, इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एंड हाई रेट ऑफ रिटर्न। ऑब्वियसली बेटा या तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे और देयर आर हाई चांसेस कि पैसा डूब जाएगा, है ना, फिर डूबे डूबे वाला गाना गाओगे। अब ये क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म इन नेचर होता है, भैया शॉर्ट टर्म में ही जनरली हो जाता है। अब यहां पर नॉर्मली ये देखा गया है, इट्स नॉट कंक्रीट, वी कैन से जनरली यहां पर देखा गया स्पेकुलेटर अपने बोरोड फंड्स लगाते हैं, ओन फंड्स नहीं लगाते। बिकॉज बेटा वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में काम होता है, इसलिए होता है। और यहां पर जो मेन पैसा कमाने का रीजन होता है वो सिर्फ कैपिटल चेंज होता है, यानी कि आपका प्राइस लेवल चेंज होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर होता है कि भाई देख इस कंपनी में पैसा लगा दे, इसका ना डिविडेंड बहुत तगड़ा आने वाला है, तो जैसे ही डिविडेंड आएगा बेटा इसका प्राइस क्या हो जाएगा, शूट अप हो जाएगा। इस तरीके की बातें, इस तरीके के रूमर्स मार्केट में कई बार होते हैं, और उस चक्कर में बेटा ये वाला काम होता है। ऑल्दो
हमारा सेबी जो है अब इनके ऊपर काफी एक्टिव हो चुका है, बहुत ज्यादा तरीके से वो इन सब चीजों को रोकने की कोशिश कर भी रहा है। तो प्राइमरीली द रिटर्न इज इन फॉर्म ऑफ प्राइस चेंज। तो भाई मेन तो आपका क्या होता है बेटा, प्राइस चेंज का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ऑल राइट सर। तो सर तीसरा क्या आता है बेटा, तीसरा आता है बेटा गैम्बलिंग। अब देखो गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, आजकल बेटा वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है, तो आपको पता ही है, ड्रीम 11 पे टीम बना लो, है ना। भाई देखो मेरी नजरों में तो वो गैम्बलिंग पार्ट है, हाँ उसको गेम ऑफ स्किल भी बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अपन अगर सिंपल बोले तो ये मैं बोलता हूं इट इज एंटरटेनमेंट विद अर्निंग। भाई आप एंटरटेनमेंट के लिए, मजे लेने के लिए यहां पर खेलते हो। जैसे भाई लोग कैसीनो जाते हैं, कैसीनो में बेटा गैम्बलिंग का खेलते हैं, है ना। जो कभी कभी एक आध बात, जैसे गोया जाओ, गोया अपना गोवा, है ना, वहां पर बेटा कैसीनो हो जाता है। तो वहां पर कई लोग शौक के लिए जाते हैं, एक दो गेम खेला, पैसे लुटवा के फिर आ जाते हैं, ओह चलो हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, है ना। भाई हर कोई चाहता तो यही है कि मेरे पैसे का रिटर्न मिले, बट जनरली कुछ मिलता नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, इट इज एंटरटेनमेंट वाइल अर्निंग। तो मेनली ये एंटरटेनमेंट है वाइल अर्निंग। और ये बिल्कुल अनप्लान्ड होता है। आपका दोस्त है, बताओ भाई आज के मैच में कौन जीतेगा, चल लग गई 100 100 की। अब ये क्या हो गया बेटा, दिस इज गैम्बलिंग, प्योर गैम्बलिंग। तो अनप्लान्ड एक्टिविटी एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, बेस्ड ऑन टिप्स एंड रूमर चलता है, हाई रिस्क विद हाई रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। बेटा या तो पैसा मिलेगा या पैसा डूब ही जाएगा पूरा का पूरा, है ना। भाई 100 रुपए की अगर बेट लगाई है तो 100 रुपए मिलेंगे, या 100 रुपए के पूरे डूबे डूबे डूबे। तो अब आपको पहले तो बेटा 3 वर्ड्स का मतलब समझ में आया होगा, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। ये तीनों वर्ड अब क्लियर होंगे। बेटा हमारे स्टडी मॉड्यूल में इन तीनों के कंपैरिजंस गिवन है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, अब आपको एक एक पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएगा। मैंने इन तीनों के डिटेल मतलब आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब देखो एज अ इन्वेस्टर हमारा पर्पस कभी भी बेटा स्पेकुलेशन के लिए नहीं होगा, गैम्बलिंग के लिए नहीं होगा। तो इन्वेस्टर बेटा जब भी पैसा लगाता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब सोची समझी एनालिसिस करके फिर पैसा लगाता है। ऐसा नहीं है हवा में बस पैसा लगा दिया, चलो कुछ भी कर दो, आज इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, नहीं। इसको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें पैसा लगाना है तो उसके लिए डिटेल्ड इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब आपको पहले तो एक चैप्टर का ओवरऑल व्यू समझ में आ गया, हम करने क्या वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं पहले सिक्योरिटी एनालिसिस की। तो अगर हम बेटा सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करें तो सिक्योरिटी एनालिसिस को हमने दो पार्ट्स में आपके लिए बच्चा ब्रेक कर रखा है। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। इट्स अ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब बेटा कंपनी के फंडामेंट्स के ऊपर आप काम करते हो। फंडामेंट्स हो गए बेटा कंपनी के बेसिक्स क्या है, व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कंपनी। अब यहां पर हम क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में पैसा लगाना है। भाई पैसा तो लगाना है, एज अ इन्वेस्टर आपको पैसा लगाना है, अब कहां लगाना है ये भी तो डिसाइड करना है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड ऑन द कंट्री। अब आप कहोगे सर हम तो इंडिया में लगाएंगे, हाँ भाई आप इंडिया में लगा सकते हो, बट आपके पास ऑप्शंस हैं, आप दूसरी कंट्रीज में भी पैसा लगा सकते हो। जैसे दूसरी कंट्री वाले इंडिया में आके पैसा लगाते हैं, आप भी बेटा दूसरी कंट्री में पैसा लगा सकते हो बाय अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल फॉर दैट। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि भैया हमें ना अपनी इकोनॉमी का एनालिसिस करना है। भाई जिस कंट्री में हम पैसा लगाने वाले हैं उस कंट्री का एनालिसिस करिए, पहले उसकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अब आपने कंट्री डिसाइड कर ली, हम तो इंडिया ही डिसाइड करेंगे। अब इंडिया के अंदर भी तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, टायर्स है, कार्स है, टू व्हीलर्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, पेपर इंडस्ट्री हो गई, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, खाने पीने का फूड प्रोडक्ट, मतलब दुनिया जहान की इंडस्ट्रीज हैं। तो अब आपको बेटा जीरो डाउन करके एक इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हाँ यार मेरे को इस वाली केस में पैसा लगाना है। तो अब आपका सेकंड स्टेप होता है बेटा अपनी इंडस्ट्री को डिसाइड करना। तो आपके पास होगा बेटा एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री। फिर इसके बाद बेटा फाइनली अब उस इंडस्ट्री में भी मल्टीपल कंपनीज होंगी, आपको उनमें से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास बेटा यहां पर क्या आता है, एनालिसिस ऑफ द कंपनी।
तो ये आपके पास 3 पार्ट्स में काम चलता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फंडामेंटल एनालिसिस। तो एक तो हमारा ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हमारे पास आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस बच्चा कैसा होता है? तो सर टेक्निकल एनालिसिस मतलब जहां एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें, तो यहां पर हम इसको सिंपल भाषा में बोलें, तो ये जो होता है बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं। जैसे हमारे पास पास्ट ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं, वेरियस इंडिकेटर्स हमें क्या बता रहे हैं। इन सबको स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, कि भाई हमारे हिसाब से बेटा पैसा किसमें और कैसे कैसे लगना चाहिए। तो अब आपको पहले ब्रॉडली 2 पॉइंट समझ में आ गए बेटा, यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इर्द गिर्द घूमेगा। तो अब हमें अपने पूरे चैप्टर में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में कवर करना है, और इन दोनों को कवर करते ही बेटा ब्रॉडली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट? चलिए बात करते हैं बेटा पहले फंडामेंटल एनालिसिस। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, प्रोसेस है टू एनालाइज ओवरऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। भाई ओवरऑल, ओवरऑल मतलब पूरी कंट्री वाइज इंडस्ट्री वाइज क्या चल रहा है, इंटरनल मतलब एक कंपनी का क्या चल रहा है। तो ये सब करना इज नोन एज योर फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके अंदर बेटा जैसा कि हमने बोला था 3 पॉइंट्स आएंगे, तो सबसे पहला आ गया इकोनॉमी का एनालिसिस। अब ये कैसे होगा? तो सर सिंपल है, एनालिसिस ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज डन। भाई ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री क्या हो गया? भाई कौन सी कंट्री में पैसा लगाना है, मैं इंडिया में पैसा लगाऊंगा तो इंडिया। देखो आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज के लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं। यूएस से पैसा आता है, मॉरिशस से आता है, मालदीव से, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बहुत सारे लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। वी आर ग्रोइंग टू अ वेरी गुड लेवल। आप कभी भी जीडीपी नंबर्स या कोई भी ग्रोथ रेट कंपेयर कर लो, तो इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट एज कंपेयर टू मेनी ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। तो भाई जब हम ये बात बोलते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जब कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो ये एक जनरल एजम्पशन मान लिया जाता है कि भाई इसमें सब इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी। ठीक है, ऑल्दो एक्सेप्शंस कुड बी देयर, हम ये नहीं कह रहे एक्सेप्शंस पॉसिबल नहीं है, बट जनरली वी सी कि अगर एक कंट्री में ग्रोथ है, तो उस कंट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रो करेंगी, तभी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना। तो इसीलिए यहां पर हर पर्सन बेटा ग्रोइंग इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेगा। तो इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट इज एक्सपेक्टेड ऑल इंडस्ट्रीज विल परफॉर्म वेल एंड वाइस वर्सा, और अगर डिक्लाइन है तो डिक्लाइनिंग मोड पर रहेगा। इट कैन बी डन बाय स्टडिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। आप बेटा क्या क्या स्टडी करोगे इकोनॉमी में? जीडीपी कर सकते हो, उस कंट्री में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब लोग कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, पता चले आपकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमीज में कैसे चल रहे हैं, कंट्री का बजट कैसा बन रहा है, क्योंकि बजट के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है, कौन से एरिया में आजकल फोकस्ड ज्यादा है, तो उन सब से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। कंट्री का बेटा टैक्स स्ट्रक्चर, भाई पता चले आपने पैसा लगाया, आपकी इनकम पर टैक्स इतना ज्यादा लग गया कि आपको अल्टीमेटली कुछ मिला ही नहीं, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा बेटा अदर फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख सकते हो कि भाई कंट्री में पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, स्टेबल है गवर्नमेंट, नहीं है, या बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, या और बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा जिसको भी आप स्टडी करना चाहते हो फॉर अ इकोनॉमी। तो इसके बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन सी कंट्री में पैसा लगाना है, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, विच कंट्री और द इकोनॉमी टू बी यूज्ड। ठीक है जी, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इकोनॉमी चूज हो गई, उसके बाद बेटा कहां चलेंगे, हम चलेंगे बच्चा इंडस्ट्री पर, फिर कंपनी पर। तो पहले आते हैं बच्चा इंडस्ट्री वाले पार्ट पर। तो लीजिए बेटा इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। अब इंडस्ट्री में बात करें तो ये हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर फोकस इंडस्ट्री पर होगी और उससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। अब जैसे अगर हम बात करें तो बेटा इंडस्ट्री को हम कई तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री, डिफेंसिव इंडस्ट्री। अब ये कौन कौन से हो गए?
बेटा ग्रोथ इंडस्ट्री का मतलब हो गया ये ग्रोइंग सेक्टर है। आज की डेट में इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट आ रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं तो कहना इससे आज की डेट में बेटा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो है या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप देख रहे हो एआई आ रहा है, ड्रोन्स आ गए और पता नहीं कितनी सारी हमारे पास यूपीआई है, ये है वो है, सब कुछ है। तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ग्रो कर रही है, इतने फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है कि चीजें एकदम से बदलती जा रही हैं। साइक्लिकल इंडस्ट्री बेटा क्या होती है? तो भाई साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है जिनकी ग्रोथ दूसरे सेक्टर्स पर डिपेंड होती है। तो अपन बोलते हैं इट्स ग्रोथ डिपेंड ऑन अदर सेक्टर्स। अब जैसे कि अगर मैं आपके साथ बेटा कुछ एग्जांपल लूं तो सुनिएगा बेटा। अगर मैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की बात करूं तो पेस्टिसाइड प्राइमरीली बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं। भाई जो क्रॉप होती है उसको बचाने के लिए कि ताकि पेस्टिसाइड एक वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर इज पेस्टिसाइड्स का इज एग्रीकल्चर। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारी पास पेस्टिसाइड इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कंस्ट्रक्शन बूम पर है, तो बेटा बताओ उसके साथ साथ सीमेंट, आयरन, स्टील ये सब इंडस्ट्री भी ग्रो करना शुरू होंगी बिकॉज कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये सब एलिमेंट चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये साइक्लिकल है, एक दूसरे पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट चल रहे हैं। तीसरा हो गया बेटा डिफेंसिव इंडस्ट्रीज। भाई ये अपने पेस पर चलते हैं, इनको बाकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी से कोई ज्यादा रिश्तेदारी होती नहीं है। सर जैसे कि कुछ एग्जांपल दो बेटा। अगर मैं एग्जांपल की आपसे बात करूं, एग्जांपल भाई आपके पास कुछ भी हो जाए, खाना तो हम खाएंगे। तो जो हमारा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फूड वाला सेगमेंट है वो एक नॉर्मल पेस पे चलता रहता है। ऐसा तो नहीं है आज आपके पास ज्यादा पैसे है तो ज्यादा खाना खा लोगे, नहीं बेटा। इसका आपके बाकी सेक्टर से इतना ज्यादा रिलेशन या इकोनॉमी से रिलेशन नहीं रहता। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए भाई, उसके बिना तो सर्वाइवल नहीं है ना। तो यानी कि हम यहां पर बोलते हैं ये ऐसी इंडस्ट्री हो गई मूव्स विदाउट मच रिलेशन टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी। भाई हमारी इकोनॉमी के क्या हालात हैं उसके बेस पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। भाई देखो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर चीजों को खर्च करोगे। थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो आप ज्यादा लीनियंट हो जाते हो, और ज्यादा होते तो और ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं। तो ये सबका तो इंपैक्ट आता है बट बहुत ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? अब एक और तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा तीन स्टेज हो गई, पायनियरिंग स्टेज, एक्सपेंशन और स्टैग्नेशन। अब ये क्या क्या होते हैं बेटा, ये तीनों स्टेजेस का क्या मतलब है? तो पायनियरिंग स्टेज होती है जब हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है। यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जो लेस एफिशिएंट फॉर्म होंगी बेटा वो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएगी क्योंकि वो कंपटीशन सरवाइव नहीं कर पाएंगी। यहां पर जब ये खत्म होता है तो कुछ इंडस्ट्रीज बचती हैं जो लीड कर रही होती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें होती है पायनियरिंग स्टेज में। तो मैं कुछ कुछ वर्ड्स यहां पर लिख देता हूं, जैसे कि आपके पास यहां पर न्यू प्रोडक्ट होता है, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है जी, ये भी आपके पास हो सकता है। और इसके अलावा बेटा आपके पास क्या होगा, इसके अलावा मैंने आपको बोला था लेस एफिशिएंट गोज आउट, लेस एफिशिएंट गोज आउट। और साथ साथ आपके पास बेटा दिस इज कॉल्ड सनराइज स्टेट, सनराइज। ठीक है, यहां पर हम क्या बोलते हैं, इट इज अ सनराइज ऑफ द इंडस्ट्री, अभी इंडस्ट्री का उदय हो रहा है। दूसरा आता है बेटा एक्सपेंशन स्टेज। जैसे अगर मैं पायनियरिंग स्टेज की बात करूं तो अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो एआई इज इन द पायनियरिंग स्टेज। अभी एआई क्या है, ग्रो हो रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट। तभी सारे लोग क्या बोल रहे हैं, एआई कर लो, एआई का कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बेटा ये क्या हो रहा है, पायनियरिंग स्टेज आपके लिए। अब आता है एक्सपेंशन स्टेज। ये क्या होता है सर, यहां पर आपके पास सिनेरियो ये होता है, डिमांड बढ़ती है बट एक स्लो रेट पर। अब फ्लक्चुएशंस मिनिमाइज हो जाते हैं, यहां पर आपके रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। अब आप स्टेबल हो चुके हो,
अपना बिजनेस काफी सालों से कर रहे हो, नाउ योर प्रोडक्ट डिमांड एंड एवरीथिंग इज स्टेबल, तो आप नॉर्मली चल रहे हो, बढ़ रहे हो, बट बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं, एक नॉर्मल स्पीड से आप ग्रो कर रहे हो। तो यहां पर बेटा अगर हम सिंपल बोलेंगे, डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज एट स्लो रेट, बट ये क्या हो रही है बेटा, स्लो रेट पर बढ़ रही है। प्लस यहां पर लेस वोलेटिलिटी, भाई आपके पास फ्लक्चुएशन सब कम हो जाएंगे, और हाई रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास होगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बचेंगे नहीं, आपका बिजनेस ऑलरेडी एक लेवल पे एस्टैब्लिश सेट हो चुका है। तीसरा आता है बेटा स्टेग्नेशन स्टेज। अब ये होता है अंत समय काइंड ऑफ थिंग। अंत समय का मतलब है भैया अब ना लास्ट स्टेज आ चुकी है, अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है। तो मतलब आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाता है, आपका ग्रोथ रेट बेटा स्लोज डाउन हो जाता है। अब आपके पास ज्यादा कुछ ग्रो करने को बचा नहीं है। अब इसका मतलब बेटा नो इनोवेशन, यहां पर कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता, बस जो पुराना चल रहा है चल रहा है। और यहां पर क्या होता है, इंडस्ट्री टर्न्स नेगेटिव, मतलब अल्टीमेटली आपका जो इंडस्ट्री है बेटा वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है, उसका जो ग्रोथ है, उसका बाकी सारे फैक्टर्स है वो सब नेगेटिव स्टेज में चले जाते हैं। नेगेटिव स्टेज में जाने का क्या मतलब है बेटा, नेगेटिव स्टेज में जाने का मतलब है भैया अब ये खत्म हो गया, जल्द ही ये माइनस में जाके जीरो होके खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया बेटा, इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस। अब हमने डिसाइड कर चुके हैं कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, तो अब फाइनली बेटा बारी किसकी, अब फाइनली बेटा बारी आएगी हमारी कंपनी की, कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं। तो अब बेटा कंपनी के बारे में आपको एक एक करके सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब चीजों से। तो भाई यहां पर हम कहें इन दिस डेटा रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंपनी इज एनालाइज, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एटसेट्रा, इट कैन बी डन यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वेरियस रेशियोज। अब देखो बेटा, ये रेशियोज आपने अपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ते हो, इसी सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है वहां पर आप रेशियोज पढ़ते हो, कैश फ्लो पढ़ते हो, फंड फ्लो करते हो। तो वो सब चीजों का इस्तेमाल करके हम एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देखते हैं, परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं कि भाई इनकम में कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये सब डेटा आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। बहुत सारी वेबसाइट्स पर आप जाओ, फटाफट से डालो, आपके पास पूरा का पूरा एनालिसिस ही निकल कर आ जाता है। तो ये काम करना आजकल मतलब बहुत आसान है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये डेटा, हर कंपनी का जो पब्लिश्ड डेटा है, बेस्ड ऑन दैट वो सारा अवेलेबल है, उसके बेस पर आप बेटा आराम से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखो मान लो आपने कहा मुझे रिलायंस में लगाना है, हाँ लगा लो, कोई बात नहीं, पहले रिलायंस को स्टडी तो करो, उसका पास्ट ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्या उसके अंदर की चीजें हो रही हैं, वो सब देखने के बाद बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कंपनी का एनालिसिस। आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड ऑन कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है। आई होप पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसके बाद आते हैं बेटा हमारा अगला कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। नाउ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, अब फंडामेंटल हमारा खत्म हो गया, फंडामेंटल में बेसिक्स एस्पेक्ट्स देखते हुए हमने पहले इकोनॉमी डिसाइड करी, इंडस्ट्री, और फिर फाइनली कंपनी, दैट्स ऑल। अब एक कंपनी के अंदर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें देखने पड़ते हैं। देखो बेटा हमें यह भी देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली अभी उसका प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, अब ये कैसे पता चलता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टीवी पर अपने व्यूज देते हैं कि भाई हमारे हिसाब से इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, इस शेयर का गिरेगा, इसका ऐसा होगा, उसका वैसा होगा। ये सब जो वो करते हैं बेटा किस बेसिस पर करते हैं, दिस इज ऑल डन ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। भाई फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, हाँ कंपनी मजबूत है, उसके बेसिक्स सॉलिड है, बट अब हमें ये देखना है क्या ये बेसिक्स एक्चुअल रिजल्ट प्रोड्यूस करा है इन्होंने पास्ट में। भाई हमने आइडेंटिफाई तो कर लिए ये सॉलिड बेसिक्स है, बट क्या इन्होंने पास्ट में एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हैं। तो अब ये सब चीजें हमारी कहां से इवेल्युएट होंगी बेटा, टेक्निकल एनालिसिस से। भाई देखो ये जो पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस है ये एक बिलीफ पर टिका हुआ है, क्या, अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से सिर्फ एक ही लॉजिक है बेटा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो आपका पास्ट में हुआ है वो डेफिनेटली फ्यूचर में रिपीट करेगा।
तो यहां पर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अब एक शेयर का फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस को प्रिडिक्ट कर सके। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस। अब इस टेक्निक पे बेटा हम क्या करेंगे, चार्ट्स करेंगे, ग्राफ्स रिलेटेड टू पास्ट मार्केट डेटा, वॉल्यूम्स एंड प्राइसेस एक्सेट्रा। ये सब चीजों को स्टडी करके फिर अपने डिसीजन मेकिंग पर पहुंचेंगे। हाँ यार, हमारे हिसाब से ये चीज अब होनी चाहिए, या आने वाले समय में इसका प्राइस बेटा इस तरीके से मूव करना चाहिए। देखो, प्राइस मूव कैसे करेगा ये किसी को नहीं पता। वो अप जाएगा, डाउन जाएगा, वो तो हमारा एक्चुअल टाइम ही बताएगा। क्योंकि जब उसका एक्चुअल डिमांड और सप्लाई निकलेगा तभी हमें पता चलेगा कि भाई प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो जिस दिन मार्केट ओपन होगी, जिस डेट पर आपने खरीदा, उसके बाद उस समय पर आपके मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है उस पर्टिकुलर शेयर की, उसके बेस पर उसका प्राइस डिटरमिन होता है। बट हम तो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड चार्ट्स एंड सो ऑन, सारी चीजों के बेस पर। सो दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बेटा सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी डो जोन्स थ्योरी। अब ये है वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये किसने बनाई थी, फॉर्मुलेटेड बाय चार्ल्स एच डो। और ये डो जोन्स वॉल स्ट्रीट पर है, जिसके ये एक मेन पर्सन थे। उन्होंने बेटा ये वाली अपनी थ्योरी स्टेट करी थी। इनके हिसाब से शेयर प्राइस जो है 4 या 5 साल के बीच में एक पैटर्न इंडिकेट करेगा। अब पैटर्न का मतलब है या तो वो 4-5 साल बढ़ रहा होगा या वो गिर रहा होगा। अब जितने भी पैटर्न है बेटा, इनको इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा। पहला आया हमारे पास सबसे पहले बेटा प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी मतलब इनिशियली उसका नेचर कैसा है, या तो ये अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा। अब ये जो स्टडी करा जाता है ये लगभग 3 साल तक का स्टडी करा जाता है। तो स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years विच विल बी आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। भाई या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा होगा, या ये आपका बेटा क्या हो रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी एक डायरेक्शन में आपका ये घूम रहा होगा। तो ये आपका सबसे पहला प्राइमरी ट्रेंड हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है बेटा अगला, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या इंटरमीडिएट ट्रेंड। ये क्या होता है, ये बेटा प्राइमरी ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है। ये आप 1 से 3 महीने तक पढ़ते हो, एंड इट इज जनरली रिवर्सल ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड और नोन एज करेक्शन। तो बीच बीच में शेयर ऊपर या नीचे जाता है, तो जो भी जाता है बेटा वो आपका क्या बन जाता है, सेकेंडरी, 1 से 3 महीने वाला। फिर आता है माइनर ट्रेंड। ये बेटा लेस देन 3 वीक पर स्टडी होता है और जनरली ये इंट्राडे फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। अब अगर मैं आपको इसको एक शॉर्ट में बेटा ग्राफिकल फॉर्म में आपके साथ इसकी प्रेजेंटेशन करूं, तो ये ना कुछ इस तरीके से होता है। इफ आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वी कैन प्रेजेंट इट। ठीक है, तो देखो जैसे हमने कहा ये हमारे शेयर का प्राइस है, ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया शॉर्ट टर्म में। ठीक है, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे, अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ, ये छोटा छोटा फ्लक्चुएशन आ रहा है, फिर ये नीचे गया, फिर एकदम से ऊपर आ गया, फिर चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब मैंने एक अंदाजे से बना दिया। अब अगर आप इस प्राइमरी ट्रेंड में देखोगे तो बेटा अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज देखिए ऐसे चल रहा है। तो ये तो आपका क्या बन गया दोस्तों, हमारा सबसे पहले प्राइमरी ट्रेंड बन गया। और प्राइमरी ट्रेंड मुझे दिख रहा है अल्टीमेटली ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर अगर हम बात करें बेटा इधर, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, माइनर ट्रेंड बन जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाला। और ये वाला जो हिस्सा है यहां से नीचे गया फिर ऊपर आया, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा कहलाता है हमारा सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म करेक्शन। भाई गिर रहा है फिर वापस करेक्ट होके ऊपर आ गया। ये बेटा शॉर्ट टर्म इंट्राडे में ऊपर नीचे चलता रहेगा। सो अगर हम ग्राफिकली बात करें, सो दिस वुड बी द ग्राफ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है कि भाई प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड का क्या क्या फंडा रहेगा। ठीक है सर। अब बेटा जैसा कि मैंने बोला 2 तरीके के फेज हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो जो इंक्रीजिंग फेज होता है इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, इसको हम बोलते हैं बुल फेज।
बुल मतलब ये बेटा ग्रोइंग फेज है, और ये जो गिरता है इसको हम बोलते हैं दोस्तों बियर फेज। तो या तो बेटा अल्टीमेटली हमारा शेयर गिरेगा या बढ़ेगा। बढ़ेगा तो हम क्या नाम देते हैं बेटा, बुल फेज, और गिरेगा तो बेटा हमारा बियर फेज। ठीक है, चल अब हमारे पास टूल्स क्या क्या है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो पहला तो बेटा चार्ट्स है, और दूसरा हमारे पास है इंडिकेटर्स। यही बात हमने स्टार्टिंग में भी देखी। अब अगर मैं पहले टेक्निकल चार्ट्स पर चलूं तो चार्ट्स होता क्या है बेटा, चार्ट एक ऐसी चीज है जो जहां पर हम प्लॉटिंग करेंगे हमारे प्राइस एंड क्वांटिटी की। भाई कौन से प्राइस पर कितनी क्वांटिटी थी, कौन सी डेट को क्या था, एंड सो ऑन। यहां पर आप मल्टीपल तरीकों से चार्ट्स बना सकते हो, किसी में क्वांटिटी दिखा सकते हो, डे वाइज दिखा सकते हो, हाई लो एंड सो ऑन। बहुत टाइप के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ये हमें क्या करते हैं, हेल्प्स टू डिटरमिन डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट ट्रेंड्स के बेस पर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की, शेयर की, हमारी डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन क्या रहा है, और उसके बेस पर हम अपना फ्यूचर का प्राइस का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं। भाई हमने देखा पास्ट में इस सिचुएशन में इसकी डिमांड जनरली बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द सप्लाई। अगर बेटा डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से, इसका मतलब प्राइस विल मूव अप। वाइस वर्सा, अगर डिमांड सेम है या कम है और सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस इज गोइंग टू बी डाउन। तो इस ट्रेंड से, इससे आइडेंटिफिकेशन से वी कैन फाइंड आउट कि भैया फ्यूचर में हमारे प्राइस का क्या होने वाला है। तो भैया यहां से क्या हो जाएगा, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस। तो यहां से बेटा हमें ये चीज पता चल जाएगी। ऑल राइट, अब चार्ट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं सर, ये लाइन चार्ट हो सकता है, बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। अब देखिए हमारे स्टडी मॉड्यूल में बेटा ये चारों गिवन है जिनको पूरा डेटा वाइज दिया हुआ है बना के। ठीक है, तो ये आपके पास एक पार्ट है। अब देखो चार्ट इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ चार्ट्स इतने से होते हैं। चार्ट बेटा इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं विच कैन बी देयर। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के चार्ट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ट समझते हैं और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन। तो हर चीज को इंटरप्रेट करने का बेटा अलग अलग पैटर्न है। कई लोग लाइन चार्ट यूज करते हैं, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, और भी कई प्रकार के चार्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करा जा सकता है। ठीक है, अब चार्ट्स जब बनाते हैं तो उससे हमें दो चीजें पता चलती हैं या दो वर्ड्स पता चलते हैं जो आप नॉर्मली मार्केट में भी सुनते होंगे। कभी आपने कोई फाइनेंशियल न्यूज देखा होगा या कभी कुछ शेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने दो शब्दों का इस्तेमाल देखा होगा कि भाई इसका सपोर्ट यहां पर है और इसका रेजिस्टेंस यहां पर है। तो कई बार सपोर्ट की बात करी जाती है, कई बार रेजिस्टेंस की बात करी जाती है, कई बार बेटा दोनों का कंबाइंड वे लिया जाता है कि यार इस शेयर का सपोर्ट यहां है, रेजिस्टेंस यहां है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, सपोर्ट का मतलब हो गया भाई इससे नीचे नहीं गिरेगा। सपोर्ट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया बेटा कि भैया इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा नॉर्मली। अगर ये इससे नीचे गिरा या इससे ऊपर बढ़ा तो उस केस में देयर विल बी अ फ्रेश न्यू मूवमेंट। भाई इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं दोबारा से रिपीट करूं। सपोर्ट हो गया बेटा बॉटम प्राइस। भाई हमारे हिसाब से देखो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जा तो सकता ही है, ऐसा तो नहीं है, बट पास्ट ट्रेंड इंडिकेट इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर सर इससे नीचे गया तो अगर उसने सपोर्ट ब्रेक करा तो बेटा उसके बाद वो बहुत नीचे गिरेगा, फिर वो एक और नीचे ही जाएगा और काफी नीचे पे उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जबकि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हमने अपर लिमिट बना दी। अपर लिमिट का मतलब क्या हो गया, अपर लिमिट का मतलब हो गया भाई इसके ऊपर नहीं जाएगा नॉर्मली। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये एक नया पाथ ले लेगा। अब इसका पाथ बदल जाएगा, अब ये इसके बीच में नहीं चलेगा, अब ये नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेगा। सो दैट इज द टू पॉइंट्स। अगर हमारा कोई भी शेयर इन दोनों को ब्रेक करता है या ब्रीच करता है तो उसके बाद वो एक नया पाथ क्रिएट कर लेता है। देखिए मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं।
ये हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। पहले तो ये देखिए बेटा, मैं ना यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि बेटा ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग है। मैं पहले बोल देता हूं ये हमारा एग्जिस्टिंग है। इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ये रहा हमारा सपोर्ट यानी कि बेटा बॉटम, और ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा बेटा रेजिस्टेंस है। ये वाला लेवल जो है वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और ये बन गया बेटा टॉप लेवल। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा जाएगा हमारा शेयर का प्राइस बेटा इसी में मूव करेगा। नॉर्मली शेयर का प्राइस बेटा इसी में मूव करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर ये रेजिस्टेंस के बियॉन्ड जाता है या सपोर्ट के नीचे जाता है, दोनों में से कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है ऊपर ही जाएगा, इट कुड बी एनीवेयर। तो अगर ये अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा तो बेटा फिर ये एक नया ट्रेंड बनाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका न्यू ट्रेंड बन गया बेटा। ये वाला हिस्सा, अब मैं अगर इसको बात करूं, ये वाला हिस्सा बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला अब हमारे को न्यू ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है एज इट ब्रीच रेजिस्टेंस, अर्लियर रेजिस्टेंस। जो हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल था बेटा, अब वो ब्रीच हो गया। अब वो ब्रीच हो गया तो ये अब नया ट्रेंड बन गया। अब इस नए ट्रेंड के लिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सपोर्ट, और ये बन जाएगा बेटा न्यू वाला। ये अब हमारा एक तरह से न्यू बॉटम बन गया। अब आपको पहले ये डायग्राम समझ में आया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो सपोर्ट का मतलब है भैया इससे नीचे नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस में बेटा इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, और अगर गलती से गया तो वो एक नया पाथ क्रिएट कर लेगा जो कि एक नए वैल्यूज या नई चीजों को इंडिकेट करेगा हमारे सामने। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहां पर आकर बेटा हमारा ये टेक्निकल चार्ट्स वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सर हमारे पास क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेस पर हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए आइए बेटा बात करते हैं अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हमारे पास है वो है एडवांस डिक्लाइन रेशो। भाई जैसा नाम है वैसे इसका मतलब है, एडवांस मतलब बढ़ना, डिक्लाइन मतलब गिरना। तो ये हमें बताता है पर्टिकुलर डे पर कितने शेयर्स बढ़े और कितने गिरे, उनका रेशो। अब बेटा अगर ये रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब, अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है। न्यूमरेटर ज्यादा मतलब शेयर्स बढ़े ज्यादा गिरे कम। अगर शेयर्स बढ़े ज्यादा और गिरे कम तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बुल ट्रेंड दिखाएगा कि भैया मार्केट में अभी बढ़ावत हो रही है, शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमारे सारे के सारे शेयर्स के प्राइस क्या होंगे, ग्रो होंगे। वाइसे वर्सा अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब बेटा अब गिरने वाले ज्यादा है, बढ़ने वाले कम है, तो इसका मतलब दिस विल इंडिकेट अ बियर ट्रेंड। ये बेटा हमारे डाउनफॉल या बियर ट्रेंड को इंडिकेट करेगा। दूसरा हमारे पास आता है बेटा एक और मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। तो ये हमने जो ऊपर एडवांस डिक्लाइन रेशो पढ़ा बेटा, इसी का एक और वर्जन है या इसी को हमने थोड़ा चेंज करके आपके साथ यहां पर रखा। अब ये बेटा क्यूमुलेटिव डेटा पर निकलता है। एवरेज डिक्लाइन रेशो हर दिन का अलग अलग है। अब मैं उसको कंबाइंड करके निकालूंगा तो मार्केट ब्रेथ, ये कैसे निकलेगा, ट्वाइस क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज माइनस क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज डिवाइडेड बाय शेयर डिक्रीज। तो ये क्यूमुलेटिव बेसिस पर निकाल देते हैं अगर, तो ये आपके पास मार्केट ब्रेथ इंडेक्स है। अब दोस्तों अगर मार्केट ब्रेथ इंडेक्स बढ़ रहा है इन कमिंग डेज या पास्ट डेज में, तो इसका मतलब इट इज अ बुलिश ट्रेंड। भाई अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब बढ़ने वाले ज्यादा हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। बट अगर मार्केट ब्रेथ इंडेक्स इज डिक्रीजिंग तो ये इंडिकेट क्या करेगा बेटा, हमारा बियरिश ट्रेंड, कि भाई फ्यूचर में हमारे पास हमारे जो शेयर्स हैं या मार्केट है वो क्या होने वाली है, डिक्लाइन होने वाली है, गिरने वाली है। अगला हमारे पास आता है बेटा मूविंग एवरेज। तो अब ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो आप सीएसईटी में भी अपना कवर कर चुके होते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज विच कैन बी। अब ये 50 डेज का भी निकलता है, 100 डेज का भी होता है, 200 डेज का या 300 डेज का, बेटा कितने भी डेज का ये बन सकता है। अब
अगर हमारे पास करंट वैल्यूज कम है और मूविंग एवरेज ज्यादा है तो इसका मतलब प्राइस राइज इन फ्यूचर है। भाई हम कह रहे हैं अभी हमारा शेयर का प्राइस 200 है, एवरेज के हिसाब से उसे 250 होना चाहिए, तो इसका मतलब बेटा फ्यूचर में वो बढ़ेगा क्योंकि वो अपनी एवरेज के बराबर तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है एवरेज को गिरा देगा या चेंज कर देगा। तो भाई एवरेज के आसपास तो रहना चाहिए, तो अगर 200 है और एवरेज ज्यादा है तो इसका मतलब बढ़ेगा। वाइस वर्सा, अभी हमारा 300 चल रहा है, एवरेज बेटा 250 है, तो अब फ्यूचर में गिरेगा क्योंकि वापस वो एवरेज के पास आएगा। तो भैया इस केस में आपको परचेज नहीं करना चाहिए। अगला हमारे पास होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में पहले हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है, जो कैसे निकलेगी, एक दिन का गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस एक दिन का। तो ये जो रेशो निकल कर आएगा ये बन जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैसे निकलेगा, 100 माइनस 100/1 प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब दोस्तों अगर ट्रेडिशनली बात कर रहे हैं, अगर RSI 70 और अबव है तो इसका मतलब है भैया अब सिक्योरिटी को बेच दो। अब आपका प्रॉफिट एक अच्छा खासा हो चुका है, इट्स बेटर टू सेल ऑफ एंड गेट द प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। और अगर ये 30 और बिलो है तो अब आप किसी भी सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हो। पास्ट ट्रेंड के बेस पर देखो, रोज शेयर्स का प्राइस चेंज होता है। आज मान लो आज एक मिस्टर पप्पू है, उनका शेयर का प्राइस, उस पप्पू लिमिटेड का शेयर का प्राइस 100 था, कल 110 हुआ तो 10 रुपए का गेन हुआ। फिर अगले दिन बेटा मान लो 105 हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। ऐसे करके डेली फ्लक्चुएशंस होता है। तो अब आप कुछ दिन का ये RSI निकालोगे, उसके बेस पर आप देखोगे अगर वो 70 और अबव है तो सेल करना है, 30 और बिलो है तो खरीद लो क्योंकि अब फ्यूचर में प्राइस इसका बढ़ेगा। ये बेटा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड, बुल ट्रेंड को ही इंडिकेट करेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला दोस्तों हमारे पास आता है एरॉन इंडिकेटर। अब सर ये हमें क्या बताता है बेटा, ये हमें दो तरीके के मूवमेंट बताएगा बेटा, अप और डाउन के। इसको हम जनरली 25 पीरियड्स या 25 डेज के लिए यू कैन कंप्यूट। अब हम यहां पर कहते हैं भाई या तो ये अप ट्रेंड, अरुण अप बेटा अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा और डाउन वाला डाउन को। अब ये कैसे करेगा, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पीरियड सिंस 25 पीरियड हाई, मतलब आपने पास्ट 25 डेज का जो हाई लेवल, हाईएस्ट लेवल टच करा था वो देखिए, और देखिए उसको कितना समय हो गया है कि वो वाला दोबारा टच हुआ या उसको ब्रीच करा। आप वो वाली वैल्यू लेंगे, 25 में से माइनस करके परसेंटेज निकालेंगे। सिमिलरली आप लो वाले के लिए करेंगे कि लो वाले में हमारे पास कब आया। अब इनके बेस पर बेटा हमें इंडिकेट होते हैं हमारे ट्रेंड। अगर तो इनमें से अप या डाउन में से कोई भी है, चाहे वो अप हो या डाउन हो, अगर वैल्यू बेटा उसकी क्लोज टू 100 आती है, इसका मतलब वो डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया फ्यूचर में अगर अप वाली मान लो 100 आ रही है तो इसका मतलब अब ये डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और अगर डाउन वाली बेटा 100 आ रही है तो फ्यूचर में इसका एक्सपेक्टेड है कि ये और गिरेगा। तो दोनों में से जैसी भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। हाँ, अगर वैल्यू बेटा 0 के आसपास है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में रहती है, तो ये वीक ट्रेंड बताता है, मतलब कभी भी रिवर्सल हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एरॉन इंडिकेटर जो हमारे पास आता है। अगला एक और हमारे पास इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस रेट ऑफ चेंज, या आप इसको बेटा ROC बोलते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे क्लोजिंग प्राइस लीजिए दो लेवल्स पर, P और P-N, P-N मतलब पुराने पीरियड का, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग प्राइस और इनटू 100। अब राइजिंग ROC above 0 typically confirms an uptrend, whereas falling ROC below 0 indicates a downward trend। अगेन दोस्तों यहां पर भी वही बात है कि भाई या तो ये अप होगा, या ये पॉजिटिव आ रहा होगा, या ये नेगेटिव आ रहा होगा। बेसिकली पॉजिटिव का मतलब है आपका करंट में प्राइस पिछले वाले से ज्यादा चल रहा है, तो अगर ये पिछले वाले पीरियड से ज्यादा चल रहा है तो यानी कि आगे भी बढ़ेगा। और अगर ये 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब अभी का प्राइस कम है और पीछे का ज्यादा था, तो भैया इसका मतलब अभी ये गिर रहा है, मार्केट में सारी चीजें फॉल हो रही हैं, तो इट विल इंडिकेट अ डाउन ट्रेंड। तो ये आपके पास बेटा प्राइस रेट ऑफ चेंज। अब यहां पर आकर हमारे बेटा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपके पास कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों मैं आपको वापस से कुछ एक बात याद दिला देता हूं।
हमने आपके साथ रिस्क पढ़ा था और उसके टाइप्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको रिस्क के अंदर दो टाइप के रिस्क प्राइमरीली आपके साथ डिस्कस करे थे। कौन कौन से थे सर? तो मैंने आपको बेटा दो टाइप में सबसे पहले बताया था, एक सिस्टमैटिक रिस्क, हाँ सर अब ना याद आ रहा है कुछ कुछ, और एक था बेटा अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये दो प्रकार के बेटा आपके पास थे। सिस्टमैटिक जो सिस्टम से जनरेट होता है, अनअवॉइडेबल इन नेचर है, अब इसको मेजर्ड बाय करते हैं बेटा, जबकि अनसिस्टमैटिक एक पर्टिकुलर कंपनी इंडस्ट्री से होता है, अवॉइडेबल इन नेचर है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। इसमें बेटा बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये सब चीजें हैं। अब ये सारा पॉइंट हम ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुके हैं, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं बेटा ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हम पास्ट में ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुके हैं। कहां कहां कवर करा था बेटा? हमने करा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में प्लस लिवरेज में, दोनों में मिलाकर कवर कर लिया था। यहां पर आता है बेटा बिजनेस रिस्क और आपका फाइनेंशियल रिस्क। अब ये वाले दोनों के दोनों बेटा हम आपके साथ ऑलरेडी अपने लिवरेज में कवर कर चुके हैं, और सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक का क्लासिफिकेशन सीएपीएम पढ़ाते हुए आपको पूरा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आई होप पहले ये वाली बात भी क्लियर। चलिए इसके बाद, अब इसके बाद आता है भैया रिटर्न कैसे निकाले। अल्टीमेटली बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहिए। अब रिटर्न निकालने के दो तीन तरीके। पहला, रिटर्न बेटा दो तरीके का होता है, या तो करंट या कैपिटल। करंट मतलब वही डिविडेंड इनकम वाला जो रिटर्न हो गया, रेगुलर कैश फ्लोज आ गए, और कैपिटल रिटर्न हो गया प्राइस चेंज की वजह से, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का प्राइस। तो इन दोनों का जो बेटा टोटल आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली हमारा टोटल रिटर्न। अब रिटर्न निकाला कैसे जाए, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न, प्यार से आप इसे एचपीआर भी बोलते हो। देखो पहले ना नाम समझना, नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका मतलब जितने टाइम तक हमने अपनी सिक्योरिटी को होल्ड करा, अपने पास रखा, उतने टाइम तक का रिटर्न। तो भाई जितने टाइम तक रखा, जब तक रखा तब तक हमने इतना इनकम डिविडेंड या इंटरेस्ट लिया, और लास्ट में बेटा ये हमें कैपिटल रिटर्न मिला, और पैसा लगाया था इतना, तो पूरा पैसा लगाकर दिस इज द मनी और दिस इज द इनकम वी हैव जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये तो बेटा लॉन्गर पीरियड के लिए, मान लो 4 साल का प्रोजेक्ट था, हमने 4 साल के लिए पैसा रखा, तो 4 साल का करंट रिटर्न और 4 साल के दौरान का कैपिटल डिवाइडेड बाई ये। अब ये तो 4 साल का आया, मुझे देखना है बेटा 1 साल का कितना। तो भाई अगर आपको देखना है बेटा 1 साल का कितना, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, एनुअलाइज रिटर्न। भाई 1 + HP की पावर 1/n, जितने साल का था -1। ये बेटा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से डिराइव करा गया है, तो यहां पर आपका 1 साल का रिटर्न आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका, अगर मान लो अलग अलग लेवल्स पर आपको पीरियड पर डेटा गिवन है, तो आप क्या करोगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर अ पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड का अगर निकालना है तो D1 पहले साल का डिविडेंड, प्राइस का डिफरेंस, ओरिजिनल प्राइस 100। अब हमें बेटा याद रखना फॉर सेकंड पीरियड, टिल सेकंड नहीं है, यहां पर बेटा टिल था, जब हमने यहां पर बात करी तो ये टिल था। भाई टिल 4 साल तक कितना, यहां पर हम सिर्फ सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं, तो सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का डिविडेंड और सेकंड ईयर का गेन। सेकंड ईयर का गेन कैसे, सेकंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर का प्राइस, ये आपका सेकंड ईयर का गेन, बदले में बेटा प्राइस फर्स्ट ईयर का। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का पैसा गेन और डिवाइडेड बाय प्राइस, कंपेयर तो बेटा 2 से करेंगे। ये करने के बाद आप फाइनली पूरे प्रोजेक्ट का एचपीआर निकाल लेंगे, 1 + R1 1 + R2 जितने पीरियड का डेटा हो -1। सो दिस विड गिव यू 1 एचपीआर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेटा ये 3 ऑप्शन से कैलकुलेशन होती है। ये कब लगाते हैं, ये तब लगाएंगे जब डेटा हमें सिर्फ क्या गिवन है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस गिवन है जितने भी साल का। अगर हमें हर साल का डेटा गिवन है, तो उस केस में बेटा पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके लास्ट में पूरे प्रोजेक्ट का निकालेंगे। ऑलमोस्ट इसका और इसका आंसर लगभग बराबर आएगा, थोड़ा बहुत डेसिमल्स की वजह से, कई बार राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी।
चलो ये भी हो गया सर। सिक्योरिटी को एनालाइज कर लिया, फंडामेंटल टेक्निकल रिटर्न कमाना है वो भी देख लिया। अब मेन बात आती है सर, सिक्योरिटी को खरीदे कब, कब कौन से प्राइस पर खरीदे, हमारे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। बिकॉज बेटा बिना वैल्यूएशन करे आप उस सिक्योरिटी को अगर ले लोगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अब आता है अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी का वैल्यूज कैसे निकालेंगे या उसका बेटा वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली अप्रोच है फंडामेंटल अप्रोच। तो ये तो बेटा एक ही बात बोलती है, कहती है भैया इंट्रिंसिक वैल्यू ले लो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, हम पास्ट में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर अर्निंग। एक सिक्योरिटी से फ्यूचर में जो कमाना है उन सब की आज की वैल्यू निकाल लो। जो भी बेटा आज की वैल्यू निकलेगी वो आपकी क्या बन गई, वो आपकी बन गई बेटा प्रेजेंट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप हर सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, बेस्ड ऑन दैट आप मान लो कि यही उसका वैल्यूएशन है और उसके बेस पर आप अपनी वैल्यूएशन को कंप्लीट कर दो। तो ये हमारे पास सबसे पहली अप्रोच आ गई। दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है टेक्निकल अप्रोच। ये क्या कहती है, ये कहती है भैया सब बेकार है, मोह माया है, आप एक काम करो, आप चार्ट्स पढ़ो, पैटर्न्स देखो, ट्रेंड्स देखो, प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करो, बुल और बियर करो। तो आप टेक्निकली डिस्कस करो जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई उसका क्या मूवमेंट होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन चार्ट्स पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट शेयर प्राइस मूवमेंट। अब अगर मान लो फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो खरीद लो, फ्यूचर में गिरने वाला है तो मत खरीदो। तो आप बेस्ड ऑन दैट अपना डिसीजन मेकिंग करोगे। ऑल राइट सर। तीसरा बेटा आता है एफिशिएंसी, कैपिटल मार्केट थ्योरी और हाइपोथेसिस। अब इन्होंने अपनी एक अलग सी स्टोरी बनाई जिसके बेस पर इन्होंने बताया भाई वैल्यूएशन या मार्केट में इंफॉर्मेशन कैसे मूव होती है। तो इट वाज डेवलप्ड इन 1970, डिटरमिन्स मार्केट एफिशिएंसी। अब इनके हिसाब से बेटा हमारे पास क्या होता है, इन्होंने ये बोला देखो यार आप ना मार्केट को बीट नहीं कर सकते, यू कांट बीट द मार्केट। कांट बीट द मार्केट मतलब आप मार्केट को ओवरकम नहीं कर सकते। तो इट इज इम्पॉसिबल टू बीट द मार्केट बिकॉज प्राइस मूवमेंट हैपेंस विद वेरियस इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मार्केट। अब अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा जनरली पॉसिबल होता नहीं है, तो आप मार्केट को कभी बीट नहीं कर सकते। वो हमेशा एक सस्पेंस रहेगा कि डिमांड और सप्लाई कितना, आपका प्रिडिक्शन लेवल क्या है, आपने क्या करा उसके बेस पर आप प्रॉफिट या लॉस कमाओगे। बट ऑफ मतलब इनके हिसाब से मार्केट को एकदम से बीट कर पाना वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। इन्होंने बोला बेटा 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, पास्ट डेटा होता है, अनाउंस्ड डेटा होता है और टू बी अनाउंस्ड डेटा। अब इन्होंने कहा भाई देखो कैसे कैसे ये डेटा मार्केट में सर्कुलेट होगा, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मार्केट में क्या क्या चीजें आएंगी। हाउ द न्यूज और इंफॉर्मेशन वुड अपीयर इन द मार्केट, हाउ द प्राइस विल चेंज ड्यू टू दैट इंफॉर्मेशन। तो भाई इनके हिसाब से इन्होंने बोला जो प्राइस है वो न्यूज या इंफॉर्मेशन के बेस पर होता है। देखो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। आज की डेट में मान लो कोई न्यूज आ जाए कि यार ये वाली कंपनी ना ये नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो बहुत धमाकेदार है, बेटा अभी देखना उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। या कल को न्यूज आ गई इस कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, इस कंपनी के ऊपर कोई नोटिस आ गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गई, कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा। क्योंकि लोगों को डर लगता है यार अब तो ये बेकार हो गई कंपनी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये जो ट्रेंड्स है ना अपवर्ड डाउनवर्ड ये चलते रहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो इन्होंने बेटा 3 कंडीशंस या 3 पार्ट्स में काम करा। क्या बोला, पहली बात ऑल इंफॉर्मेशन फ्री फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, सबके लिए बेटा फ्री है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ऑल इन्वेस्टर्स व्यू इंप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और करंट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूचर प्राइस ऑफ ईच सिक्योरिटी। भाई देखो एक तो आपके करंट पर देखेंगे और फ्यूचर के प्राइस पर भी प्रिडिक्शन रहेगा ही। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट कितने तरीके की है, तो पहला स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये सिर्फ पास्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये बेटा पास्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करेगा तो इन्होंने कहा ये तो मतलब न्यूज बेटा रैंडमली फ्लो होती है, पास्ट वाली है कभी भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। तो इसका दूसरा नाम होता है रैंडम वॉक थ्योरी। अब ये कहते हैं जी पास्ट डेटा ही मार्केट में उसके बेस पर ही होगा, तो कोई भी न्यूज ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो इन्होंने कहा भैया टेक्निकल एनालिसिस पागल है, पता नहीं क्या चार्ट वार्ट पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं है।
तो जिस कंपनी का फाउंडेशन या फंडामेंटल स्ट्रांग है वही कंपनी आगे ग्रो करेगी, वो आप उसके पास्ट डेटा से एनालाइज कर सकते हो। साथ साथ सेकंड आया बेटा सेमी स्ट्रांग, ये पास्ट डेटा प्लस अनाउंस्ड डेटा बाय द कंपनी, मतलब जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स हो गई। आउट परफॉर्मिंग मार्केट नॉट फिजिबल, क्योंकि सबको पता होगा, इन्होंने कहा भैया फंडामेंटल वाले बेकार है, जो डेटा अभी अनाउंस हुआ है ना उसके बेस पर ही सारा काम होगा। तो जो पास्ट डेटा दैट डज नॉट प्ले मच ऑफ द रोल, जो अभी हुआ है उसके बेस पर ज्यादा होगा। तीसरा होता है बेटा वीक फॉर्म, रिफ्लेक्ट्स ऑल डेटा अवेलेबल, चाहे वो पास्ट हो, अनाउंस्ड हो या टू बी अनाउंस्ड हो, सब डेटा इसके अंदर अवेलेबल होता है। तो यहां तो बेटा कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, यहां पर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने के स्कोप होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है बेटा। फिर अगला हमारे पास वैल्यूएशन का एक तरीका आएगा बेटा सीएपीएम, यहां पे भी मैं लिख देता हूं ऑलरेडी डन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बेटा हम आपके साथ अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि सीओसी वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर आकर अब हमारा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो हो गया डन। तो अब बारी है हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स की, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द रिटर्न वाला पार्ट और वैल्यूएशन वाला पार्ट। तो चलिए बेटा इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन कंपनी वाई which gave dividend of 600 in year 1, 2000 in year 2 and 3000 in year 3। बेटा तीन अलग अलग ईयर्स पर बेटा डिविडेंड दिया। इन्वेस्टमेंट इज वर्थ 7 लाख आफ्टर 3 इयर्स। अब देखिए लगाए थे 5 लाख, 3 साल बाद 7 लाख। बेटा एक ही बार वैल्यू दी है कि भाई पहले 5 थे अब 7 हो गए, तो अब हर साल की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड एनुअलाइज। तो होल्डिंग पीरियड 600 मिले, 2000 मिले, 3000 मिले, ये डिविडेंड, और 7 लाख, 5 लाख, 2 लाख ये मिले। तो बेटा देखिए 600, 2000, 3000, 2 लाख ये मिले। ये टोटल कमाया 5 लाख रुपए लगाए थे, यानी कि 41.12%। बट ये तो 3 साल में है, हमें तो बेटा 1 साल का चाहिए। तो 1 प्लस HPR 1/3 -1, जो वैल्यू आती है 12.17। अब सर ये 1/3 की पावर आपने कैसे निकाली? तो बेटा इसका कैलकुलेशन का तरीका मैं आपके लिए यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको करना है अंडर रूट की प्रेस 12 टाइम्स। आप 12 बार बच्चा अंडर रूट प्रेस करेंगे, फिर आप करेंगे -1। -1 करने के बाद आप करेंगे डिवाइड जितनी वैल्यू चाहिए, जैसे मेरे एग्जांपल में 3 था तो हम 3 से करेंगे, 4, 5, 6, 7 जो भी पावर होगी। फिर ऊपर वाले स्टेप्स को रिवर्स कर देंगे, +1। पहले अंडर रूट था, मल्टीप्लाई इक्वल टू, बेटा याद रखना मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों कीज 12 बार प्रेस करनी है। सो ये तो हो गए आपके स्टेप्स। अब मुझे पता है बेटा कई बच्चों को ना इसमें दिक्कत आती है, तो मैं आपके लिए एक चीज और कर रहा हूं। अब मैं यहां पर आपके लिए बेटा ये जो हमारी कैलकुलेशन थी इसको और कर देता हूं। ये था बेटा 1.4112 की पावर 1/3। तो मैं यहां नंबर लिख देता हूं, हमारे पास था 1.4112 की पावर 1/3। अब मैं इसको यहां पर लिख दूंगा कि मेरे पास स्टेप्स में क्या क्या आ रहा है, ताकि जब आप अपने आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1.4112 पहले तो कैलकुलेटर पर लिख दिया। फिर बेटा ये देखो मैं यहां पर दिखा भी देता हूं, ये देखो मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं। तो ये आ गया बेटा 1.4112, ठीक है जी। अब मेरे को प्रेस करना है बेटा अंडर रूट 12 टाइम्स। तो अंडर रूट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है बेटा 1.12348409542, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि बाद में जाके आपको कैलकुलेटर पे आराम से हो जाए। फिर इसके बाद करना है बेटा -1। ओके सर, जैसे ही -1 करेंगे हमारे पास बेटा ये बचेगा 8409542, ये दिखेगा। फिर मेरे को करना है बेटा डिवाइडेड बाय जो पावर है। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय पावर है 3, तो बेटा ये मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बचेगा 1, 2, 3, 4, 280318, ये बच गया। फिर उसके बाद बेटा हमारे को करना है +1, तो ये मैंने कर दिया +1 और इक्वल टू। तो यहां पर बेटा मेरे पास आ गया 1.123480318, ठीक है। अब ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, फिर 3,
4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बेटा 12 टाइम दबाना, 9 हो गए थे, 10 11 12, तो बेटा ये मेरे पास आता है 1.12167, ठीक है। अब आप देख लीजिए बेटा, यही मेरा आंसर बन जाएगा 1.12167। ये देखिए बेटा 1.1217 कर दो या 167 एक ही बात है, फिर -1, सो वी हैव 12.17%। आई होप पहले अब बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्या कहता है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5 लाख इन वाई विच गिव डिविडेंड ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इज वर्थ 530 एट एंड ऑफ ईयर 1, 590 ईयर 2, 7 लाख एट ईयर 3। अब बेटा 3 अलग अलग साल के पीरियड वाइज इंफॉर्मेशन दे दी। अब अगर पीरियड वाइज इंफॉर्मेशन है तो मैं हर पीरियड वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा, पहले फॉर ईयर 1 600 का डिविडेंड, 30,000 का कैपिटल गेन। फॉर ईयर 2 2000 का कमाई, 60,000। अब कंपैरिजन फर्स्ट ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक का तो हम ऑलरेडी पहले में ले चुके हैं, अब सेकंड का, और फिर ये हमारे पास आ गया बेटा थर्ड का। ये तीनों की वैल्यूज 1 प्लस दिस -1, सो दिस इज 41.34। चेक कर लीजिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। मैंने कहा था छोटा मोटा वेरिएशन आएगा, बट अप्रोक्सीमेटली द वैल्यूज वुड बी सेम। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं बेटा। मिस्टर एक्स हैज एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अ शेयर विच विल यील्ड डिविडेंड ऑफ 30 एंड एक्सपेक्टेड प्राइस एट एंड ऑफ द ईयर विल बी 600। तो आपको ये उम्मीद है कि 30 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और इसका जो प्राइस है बेटा 600 हो जाएगा। प्रेजेंट प्राइस 500 है और इन्वेस्टर बेटा 12% रिटर्न की उम्मीद कर रहा है। कहता है बताओ जी इन्वेस्ट करें। तो बेटा हमने तो यही पढ़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, एक साल का डिविडेंड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्राइस प्रेजेंट वैल्यू। अब ये हम बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं आपके साथ। तो भाई 30 रुपए का डिविडेंड है, ये पीवी फैक्टर, ये इसका, तो हमारे हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू आती है बेटा 562। मार्केट में प्राइस चल रहा है 500। अब सोचो 562 वाली चीज 500 की मिल रही है, तो बेटर है ना ले लो, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा। भाई जिसका वर्थ 562 या 63 है वो 500 रुपए की मिल रही है, तो बेटर है बेटा खरीद लो। तो भाई यही हो जाएगा रिकमेंडेड टू बाय। ठीक है जी। और देखिए बेटा एक और, मिस्टर एक्स इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 500। करंट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 30, expected to grow by 10, expected rate of return is 20, what will be the expected price of share। अब बेटा यहां पर आपको ग्रोथ रेट दे दिया, तो जब ग्रोथ रेट दे दिया तो यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का गॉर्डन मॉडल लग जाएगा, या फिर आप उसको बोल सकते हो बेटा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो हमने पढ़ा था इसके अंदर कि भाई के ई इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। यस सर। तो बेटा इसी से ही सारा डेरिवेशन है। अब आप देखिए ये हो जाएगा के ई माइनस जी इज इक्वल टू D1/P0। तो बेटा यहां से P0 क्या हो गया, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। अब आप इसको बेटा इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो तो R माइनस जी हो जाएगा, दैट इज द रिटर्न माइनस जी। तो ये देखिए बच्चा, यही हमने यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट बना दिया D1/R माइनस जी। अब 30 रुपए बेटा लास्ट ईयर का पेड है, तो भाई ये लास्ट ईयर का पेड है तो इसमें ग्रोथ जोड़ना पड़ेगा 10%। आर है बेटा 20 और ग्रोथ है 10, तो प्राइस आता है 330। अभी चल रहा है 500। 330 वाली चीज 500 की मिल रही है, भाई क्यों खरीदेंगे, बुद्धि हमारी भ्रष्ट थोड़ी है। तो रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड टू बाय। आपको बेटा ये शेयर खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। चलिए दोस्तों, अब यहां पर आकर हमने आपके साथ सिक्योरिटी एनालिसिस बेटा फाइनली कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आपका काम है एक बार अपने स्टडी मॉड्यूल को और गो थ्रू कर ले और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लें, और उसके बाद ये चैप्टर आपका एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अब कहूंगा बाय बाय, सी यू सून, और टिल दैट टाइम पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बेटा अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। ऑलराइट दोस्तों, बाय 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 बाय।